हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्रों के बारे में हम लोग इसके पहले जो भी पढ़ना था अपने बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिहाज से लगभग पढ़ चुके हैं। संधारित्रों के उपयोग एक बार फिर से दोहरा दें, आपको ध्यान दिला दें। संधारित्रों का उपयोग मुख्य रूप से आवेश या ऊर्जा के संचय करने में है। परिपथ में कहीं अचानक 3-4 मुख्य उपयोग। एक तो यह है कि मुख्य रूप से हम आवेश का संचय करते हैं संधारित्र में। दूसरा, आवेश ऊर्जा का संचय करते हैं। तीसरा, परिपथों में अचानक कहीं अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, विभव अचानक बदल रहा है, विभवांतर बदल रहा है परिपथ में किन्हीं सिरों के बीच में, या स्पार्किंग हो रही है, स्विच हम ऑन या ऑफ करते हैं, उपकरणों की सुरक्षा करनी है, तो इन सब कामों में हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन में भी संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सुन लेते हैं। देखिए, चूंकि संधारित्र जब आवेश का संचय करता है तो कभी किसी परिपथ में अगर हमको अचानक आवेश के अधिक मात्रा की आवश्यकता हो, अर्थात हमको परिपथ में कभी धारा के अधिक मान की आवश्यकता हो कि थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा धारा चाहिए, तो हम लोग बैटरी या सेल के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आप धारा तो बैटरी से भी प्राप्त कर सकते हो, सेल से भी प्राप्त कर सकते हो, पर सेल की अपनी एक सीमा होती है। और दूसरा, अगर ज़्यादा धारा प्राप्त कर रहे हो, मतलब ज़्यादा तेज़ी के साथ आवेश उससे ग्रहण कर रहे हो, मतलब ज़्यादा धारा ले रहे हो, तो विभव पतन ज़्यादा होता है, बाह्य परिपथ में उपलब्ध विभवांतर कम होगा। तो एक तो उपयोग संधारित्रों का ये है कि हम जब आवेश का संचय करते हैं उसमें, और हमको अचानक बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा आवेश चाहिए, या आप कह लो कि धारा की पर्याप्त प्रबलता चाहिए, तो हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। दूसरा, संधारित्रों में जो हम लोग ऊर्जा का संचय करते हैं, जैसे सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन या अन्य आवेशित कणों को हमें गतिशील करना होता है, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो हम संधारित्रों में ऊर्जा स्टोर करके, इकट्ठा करके, और उनके बैंक का मतलब उसके सेट का, ढेर सारे संधारित्रों में ऊर्जा इकट्ठा किए हैं, उसका उपयोग करते हैं। तीसरा हम लोगों ने गौर किया होगा, देखो ज़्यादातर जो मोटर होती हैं, मोटर के साथ एक संधारित्र लगा होता है। अभी जैसे हम लोग पंखे की अगर बात करें तो पंखे के साथ भी एक संधारित्र लगा होता है, और उस संधारित्र का क्या काम होता है, कुछ उसी तरह का जैसा हमारी गाड़ी में साकर का काम होता है। साकर क्या करता है, तो संधारित्र को आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक साकर की तरह काम करता है। गाड़ी में जो लगा होता है वो मैकेनिकल साकर है। साकर क्या करता है कि रास्ते में अगर कहीं कुछ ऊंचा नीचा आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, गड्ढे अचानक आ रहे हैं, अचानक तो जो झटका, मतलब जिस हिसाब से पहिया आपकी ऊपर या नीचे हो रही है, उतना झटका आपके हाथ तक ना पहुँचे, तो बीच में साकर उसके कुछ हिस्से को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो पहिए में ज़्यादा झटका लगा, लेकिन उस झटके का कुछ हिस्सा साकर ने अपने में अवशोषित कर लिया, और हैंडल तक, आपके कंधे तक उसका कम धक्का पहुँचने पाया। कुछ उसी तरह का काम संधारित्र करता है परिपथ में। मान लो किसी एक निश्चित वोल्टता पर धारा आ रही है, मोटर चल रही है, पंखा आपका चल रहा है, अचानक से वोल्टेज बढ़ गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि संधारित्र अपने अंदर ऊर्जा कितनी इकट्ठा रखता है। मान लो संधारित्र की धारिता अगर C है और V वोल्टेज मतलब विभवांतर है उसकी प्लेटों के बीच में, तो 12CV² संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है। ठीक, अगर आपने वोल्टेज का मान अचानक बढ़ा दिया तो फिर ये संधारित्र कहेगा अब हम ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा रखेंगे। संधारित्र एक तरह से ऊर्जा का स्टॉक अपने पास कुछ इकट्ठा रखता है, और परिपथ में अचानक अगर वोल्टता बढ़ गई, यानी V का मान बढ़ गया, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। वोल्टेज अचानक बढ़ा, वोल्टेज अचानक बढ़ने के नाते जो झटका सीधे उपकरण पर पहुंचने वाला था बढ़े हुए वोल्टेज का, पहले संधारित्र ने ले लिया। उसने कहा कि पहले तो हमको आवेशित होना है, अभी हमको अपनी ऊर्जा और बढ़ानी है, तब हम आगे जाने देंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बढ़ते हुए वोल्टेज का झटका सीधे उपकरण तक लगता, मोटर तक जाता, मोटर के जलने का खतरा रहता। अब पहले संधारित्र अपने ऊर्जा को लेगा, फिर जब अपना आवेशित हो जाएगा तब आगे जाने देगा। तो क्रमशः वो जिस तरह से आवेशित होता जाएगा, बाद में शेष बची ऊर्जा को आगे फॉरवर्ड करेगा, जाने देगा, अनुमति देगा जाने की। तो इस प्रकार क्या होगा कि वोल्टेज का जो अचानक बढ़ाव आया था वो सीधे मोटर तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह इसका उल्टा, मान लो संधारित्र में 12CV² के हिसाब से पहले कुछ ऊर्जा इकट्ठा थी, अचानक परिपथ में वोल्टेज कम हो गया,
वोल्टेज कम हो गया तो संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर, जब वी कम हो गया तो यू भी कम हो जाएगा। संधारित्र कहेगा अब हमको इतने ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जब आपके पास ही कम वोल्टेज है तो ले जाओ, हम थोड़ा सा दे रहे हैं, हमसे ले लो। तो अचानक वोल्टेज घटने पे जो वोल्टता की कमी पहुंचने वाली थी मोटर के पास, पहले संधारित्र ने उस कमी को समझा, अपने पास जो ऊर्जा इकट्ठा किया था उस ऊर्जा की कुछ अतिरिक्त मात्रा जो हाफ सी वी वन स्क्वायर पहले थी और हाफ सी वी टू स्क्वायर, वी टू बाद में छोटा हो गया तो यू टू कम हो गया। तो बाद में जब कम वोल्टेज पर कम ऊर्जा संधारित्र में बची तो संधारित्र उस ऊर्जा को अपने पास से रिलीज करेगा, मुक्त करेगा आगे के उपकरण के लिए। तो वोल्टता की कमी ये जो सीधे उपकरण तक जाने वाली थी, मोटर तक जाने वाली थी, अब पहले संधारित्र उसमें उस ऊर्जा की कमी की कुछ भरपाई अपने पास जो संचित था, स्टोर था, ऊर्जा इकट्ठा थी उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उससे पूरा करेगा। तो इस प्रकार से वोल्टेज का चाहे वो बढ़ना हो अचानक से, चाहे अचानक से घटना हो, ये झटका सीधे उपकरण तक नहीं पहुंचेगा। तो इस लिहाज से उपकरण सुरक्षित रहेंगे, जलने से बचे रहेंगे। तो संधारित्र का एक बड़ा उपयोग इस रूप में भी है। बाकी वैज्ञानिक अध्ययन में है ही कि संधारित्र के विभिन्न आकार की प्लेटों के बीच में विभिन्न प्रकार के परावैद्युत रख के भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वो एक उपयोग तो है ही। तो ये मुख्य रूप से था संधारित्र का उपयोग। अब इसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, वान डे ग्राफ जनित्र पर। ठीक, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है और जनित्र का मतलब ये जनरेटर का, ऐसा जनरेटर मत समझना जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये उस टाइप का जनरेटर नहीं है। अभी यहाँ इस जनित्र का काम, वान डे ग्राफ जनित्र का काम किसी हमें उच्च वोल्टता प्राप्त करने में होता है कि हम किसी चालक पर या कहीं पर बहुत अधिक वोल्टता, विद्युत की वोल्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। और ये मुख्य रूप से जिन 2-3 सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो ये कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ठीक, मतलब आर का मान जैसे जैसे जीरो की ओर अग्रसर होगा, सिग्मा का मान अनंत की ओर जाएगा। आर क्या है? मान लो किसी पृष्ठ की त्रिज्या है, अगर गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या है, नुकीले पृष्ठ पे नोक जैसा है, बहुत छोटा है तो उसकी त्रिज्या लगभग जीरो। तो जैसे जैसे हमारे आर का मान घटेगा वैसे वैसे आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बढ़ेगा। एक चीज़, एक तो हमें इस सिद्धांत का ध्यान रखना है। दूसरा, एक शब्द होता है जैसे विद्युत विसर्जन, हम लोगों ने विसर्जन नलिका पढ़ी होगी, या स्पार्किंग हम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे तार कहीं पर ढीले रहते हैं जॉइंट पर तो स्पार्क करते रहते हैं। स्पार्किंग में क्या होता है? एक शब्द होता है वायु की रोधन क्षमता, और लगभग अगर हम ये मान लें कि ये 3 लाख वोल्ट प्रति मीटर होती है, यानी इसमें अगर कहें तो 3 गुणे 1 2 3 4 5 ना, 3 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर अगर हम मान लें लगभग, तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रोड मान लो हमारा यहाँ हो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ हो, इनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और इनके बीच में अगर हमने मान लो 3 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर अगर वायु की रोधन क्षमता थी, तो इतना विभवांतर अगर हमने इस और इस सिरे के बीच में लगाया तो 1 मीटर दूरी होने पर भी वायु से चालन होगा, यहाँ से आवेश यहाँ पहुँचेंगे। ठीक, अब इसी को आप कम करते चले जाओ, मान लो 1 मीटर से आप 1 मिलीमीटर आ गए तो ये हमारा 10 की घात 3 कम हो जाएगा, ये 3 गुणे 10 की घात 2 यानी 300 वोल्ट बचेगा। यानी मान लो तार के 2 सिरों के बीच में अगर आपका 1 मिलीमीटर का अंतर है तो 300 वोल्ट विभवांतर होने पर भी उनके बीच में चालन होगा। और ये चालन वायु से जो होता है वो स्पार्किंग के रूप में होता है, जो हमें चिंगारी के रूप में प्राप्त होती है या जैसे आकाशीय बिजली कड़कती है। तो एक हमें यह ध्यान रखना है कि जब क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान बहुत बढ़ता चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का मान जब बहुत बढ़ता चला जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वायु फिर रोक नहीं पाएगी उस क्षेत्र को और वायु से होकर के विसर्जन होने लगेगा, आवेश का स्थानांतरण होने लगेगा या आवेश का क्षरण होने लगेगा। नुकीले सिरों पर अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक है तो वहाँ से आवेश लीक होने लगेगा। तो एक हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र में, और दूसरा ये कि चालक को दिया गया आवेश उसकी केवल बाहरी सतह पर ही रहता है। ठीक, दूसरा हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तीसरा हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि मान लो एक कोई चालक है, ठीक, अंदमगोलीय चालक मान लेते हैं सरलता के लिए,
और एक ये दूसरा बड़ा चालक है। बड़े वाले चालक के अंदर छोटा वाला चालक हमने रखा है, तो इस छोटे चालक की सतह पर विभव का मान लो ये V1 कह रहे हैं, ये अगर हमारा V2 है तो V1 का मान सदैव V2 से बड़ा होगा। मान लो ये भी कुछ आवेशित है, मान लो इस पर ये आवेश है, इस पर स्मॉल q आवेश है। तो दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि एक हमारे पास चालक गोला है, उस चालक गोले के अंदर मान लो खोखला गोला है, गोलीय कोष है, उस गोले के अंदर हम एक छोटा दूसरा गोला रखते हैं। तो अंदर जो छोटा वाला गोला रखा है उसकी सतह पर विभव का मान सदैव बाहर वाले बड़े वाले गोले की सतह के विभव से ज़्यादा होगा। यानी जब इस तरह से ये मान लो छोटा गोला, ये मान लो बड़ा गोला, जब इसकी सतह पर विभव का मान मतलब ठीक है, अच्छा पहले हमने V1 कहा था, V1 और इसकी सतह पर विभव का मान V2, आप कह रहे हो कि V1 का मान V2 से सदैव बड़ा होगा। यानी अंदर वाले गोले पर जब विभव का मान ज़्यादा होगा, इसका मतलब अगर इसे हम जोड़ें किसी तार से तो सदैव आवेश का प्रवाह यहाँ से यहाँ की ओर होगा। तो मुख्य रूप से हम इन 2-3 घटनाओं का उपयोग करेंगे। आप कह सकते हो कि ये वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर ये उपकरण कार्य करता है। तो एक बार फिर से पहले पीछे की कहानी रिपीट करते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो अत्यंत उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के काम में आता है। इस उच्च वोल्टता का उपयोग हम कहाँ करेंगे? मान लो हमें प्रयोग के लिए कहीं पर किसी आवेशित कण को बहुत तीव्र ऊर्जा देनी है, तीव्र गतिज ऊर्जा देनी है, उच्च वेग तक उसको पहुंचाना है, तो हम लोग इस बड़े विभवांतर का उपयोग करेंगे। ठीक, तो वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग अत्यंत उच्च वोल्टता उत्पन्न करने में है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला तो ये कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होता है, और जब नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है, वायु की रोधन क्षमता को पार कर जाता है, तो आवेश वहाँ से विसरित या लीक डिफ्यूज होने लगता है, या लीक होने लगता है, निकलने लगता है, वायु में उसका क्षरण होने लगता है। एक चीज़। दूसरा ये कि किसी चालक गोले को दिया गया कुल आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर रहता है, और किसी अगर गोले के अंदर आप एक दूसरा छोटा गोला रख दो तो उस छोटे वाले गोले की सतह पर विभव का मान बड़े वाले गोले की सतह जिसके अंदर वो छोटा वाला स्थित है, तो अंदर वाले गोले की सतह पर विभव का मान सदैव ज़्यादा होगा। और अगर आप इस अंदर वाले गोले की सतह को बाहर वाले गोले से जोड़ दो तो आवेश सदैव अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर प्रवाहित होगा। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि बड़े वाले गोले पर कितना आवेश था या छोटे वाले गोले पर कितना आवेश है। तो एक बात हमें ये मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। तो बस मुख्य रूप से इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि नुकीले सिरे पर ये बहुत ज़्यादा और यहाँ पर ये, और तीसरा आप कह सकते हो कि चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी सतह पर रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग अब वान डे ग्राफ जनित्र का एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करता है। उसकी रचना और क्रियाविधि थोड़ा सा देखते हैं। चूँकि थ्योरेटिकल है तो एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। आप ज़रूरी हो तो इसका आप नोट्स टाइप में बना लेना, लास्ट में मैं फिर एक बार समराइज कर दूंगा। और आज हम लोग इस यूनिट को यानी इस पाठ को और इस यूनिट को आज समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली यूनिट शुरू करेंगे धारा विद्युत, है ना, विद्युत धारा या धारा विद्युत। तो ठीक है, आज थोड़ा सा वान डे ग्राफ जनित्र का देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र की सामान्य रचना एक देख लेते हैं। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र में होता क्या क्या है। एक तो ये मान लो एक धातु का खोखला गोला होता है, कई बार डी आकार का होता है। ये गोला अंदर इसमें एक पुली ये लगी होती है, दूसरी एक पुली यहाँ से जुड़ा रहता है, ये पुली है समझो ना, घूम रही है। इस पुली को घुमाने के लिए एक मोटर लगी हुई है, और यहाँ बगल में धातु की 2 कंघियाँ बनी हुई हैं। कंघी का मतलब जिसके अगले सिरे नुकीले हैं इस तरह से। इस वाली कंघी को हम एक डीसी स्रोत से, बैटरी से समझ लो जोड़ लेते हैं, हाई टेंशन बैटरी से, या डीसी स्रोत से, दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ लेते हैं, जो लगातार यहाँ पर आवेश की सप्लाई बनाए रखेगी। और दूसरा ये संग्राहक कंघी है जो आवेश का संचय करेगी। ये वाला कहीं कहीं चित्र बना रहता है, कहीं नहीं रहता है, ज़्यादातर जगह नहीं रहता है, पर हम लोग चाहे तो इस रूप में समझ सकते हैं। तो अभी पड़ा रहने देते हैं कि ये धातु का एक खोखला गोला है, और ये धातु का दूसरा बड़ा खोखला गोला है। छोटा वाला गोला बाहर वाले गोले से इस तरह चालक तार से जुड़ा हुआ है, और ये अचालक स्टैंड पर, ये बड़ा वाला जो बाहर वाला गोला था ये एक अचालक स्टैंड पर स्थित है। और इन दोनों पुलियों के बीच में, घिरनियों के बीच में जो बेल्ट बनी हुई है ये अचालक बेल्ट है।
है ना, कि इस पर आवेश अपने आप से गति नहीं करेगा। अब एक बार फिर से हम लोग जरा दोहरा लेते हैं कि हम लोगों ने इसके सिद्धांत में क्या कहा था कि वान डे ग्राफ जनित्र जो कि अत्यंत उच्च वोल्टता उत्पन्न करने वाला एक यंत्र है, इसके सिद्धांतों में मुख्य रूप से एक तो ये था कि किसी चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होता है, और जब नुकीले सिरे पर आवेश का यह पृष्ठ घनत्व या उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की रोधन क्षमता से ज़्यादा हो जाती है तो नुकीले सिरे से आवेश का स्वतः क्षरण यानी विसर्जन होने लगता है हवा में। एक ये बात थी। दूसरा, किसी चालक गोले को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर स्थित होता है, और अंदर अगर हम अंदर की सतह पर आवेश दें भी तो वो खिसक करके बाद में बाहर की ओर आ जाता है। तीसरा, अगर एक खोखले गोले के अंदर एक दूसरा खोखला गोला स्थित हो तो अंदर वाले गोले की सतह पर विभव का मान बाहर वाले गोले की सतह की विभव की तुलना में अधिक होता है अंदर वाले गोले की सतह पर। तो अंदर वाले गोले की सतह को अगर हम बाहर की गोले की सतह से जोड़ें तो आवेश सदैव अंदर वाले गोले की सतह से बाहर वाले गोले की सतह की ओर प्रवाहित होगा। तो मुख्य रूप से ये तीन बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है सिद्धांत के रूप में वान डे ग्राफ जनित्र के। फिर रचना में आए तो रचना में धातु का एक एक खोखला गोला, इस खोखले गोले के अंदर एक दूसरा छोटा खोखला गोला, एक ये घिरनी दूसरी घिरनी से एक अचालक बेल्ट के माध्यम से जुड़ी है। इन घिरनियों को घुमाने के लिए एक समझ लो विद्युत मोटर की व्यवस्था है, और दो कंघियां हैं। एक कंघी का मतलब ये धातु की बनी कंघियां हैं जिनके किनारे नुकीले हैं, और एक कंघी तो जुड़ी है दिष्ट धारा स्रोत से या बैटरी से, दूसरी कंघी जुड़ी है अंदर वाले गोले की सतह से। ठीक, अब हम ये तो हुई इसकी रचना की बात। ये सतह आमतौर पर इसको हम लोग कई बार ग्राउंडेड रखते हैं, ज़मीन से जुड़ा रखते हैं, और इस पूरी व्यवस्था को एक बंद बर्तन के अंदर रखते हैं। कई बार वहाँ हवा का उच्च दाब रखते हैं। अगर चलिए अब आते हैं इसकी सामान्य रूप से क्रियाविधि पर। जब दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ी हुई ये फुहार कंघी इसके सिरे पर मतलब यहाँ से इसने मान लो धन विभव पर था, इस कंघी को ये धनावेश देगा, ये धनावेश नुकीले सिरे पर पहुँचेगा। नुकीले सिरे पर अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया कि हवा में वहाँ से आवेश का क्षरण होने लगा तो ये आवेश यहाँ से निकल करके इस अचालक बेल्ट पर आ जाएगा। फिर चूँकि मोटर चल रही है, मोटर के चलने के नाते ये पुली चल रही है, इस पुली से जुड़ी ये पुली गति कर रही है। मान लो किसी समय पर हमारी गति की दिशा ये है, ठीक, ये पुली अचालक बेल्ट की गति की दिशा मान लो जैसे तीर बनी है इस दिशा में है, तो फुहार कंघी ने, फुहार का मतलब जैसे फुहारा का मतलब हम कोई चीज़ छिड़कते हैं, तो यहाँ समझ लो ये धातु की कंघी आवेश को छिड़क रही है इस बेल्ट पर। फिर ये बेल्ट जब गति कर रही है और अचालक बेल्ट है तो इस पर आवेश अपने आप से तो चल के जाएगा नहीं, उस बेल्ट पर जहाँ हमने छिड़क दिया वहीं का वहीं बना रहेगा, और इस बेल्ट के ऊपर गति करने के साथ साथ आवेश भी गति करते हुए समझो इस दिशा में ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक, अब बढ़ते बढ़ते आवेश जब इस कंघी के समीप पहुंचा, ये कंघी बेल्ट के काफ़ी निकट स्थित होती है, जब इस कंघी के निकट पहुंचा तो ये कंघी प्रेरण के कारण इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। प्रेरण के कारण वहाँ ऋणावेश उत्पन्न होगा उसकी सतह पर, वो धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ बेल्ट पर जो यहाँ फुहार कंघी से दिया गया धनावेश पहुँचा था यहाँ, यह इस संग्राहक कंघी द्वारा, चूँकि वह कंघी आवेश का संग्रह करती है तो उसको कलेक्टर काम्ब या संग्राहक कंघी कहते हैं, इसको स्प्रे काम्ब या फुहार कंघी कहते हैं। तो इस संग्राहक कंघी द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। फिर ये संग्राहक कंघी अंदर के गोले से जुड़ी हुई है, ये जो आवेश लेगी इस गोले पर वितरित कर देगी, और यहाँ से दिए गए आवेश का अधिकांश भाग इस संग्राहक कंघी द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। एक आधा थोड़ा बहुत मान लो कुछ आवेश बचा तो ये घूम करके बेल्ट ले करके फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फुहार कंघी फिर उसको कुछ धनावेश देगी, ये आवेश फिर यहाँ जाएगा, ये कंघी ग्रहण करेगी, इस गोले को देगी, और ये गोला चूंकि उच्च विभव पर है तो ये गोला धनावेश को ट्रांसफ़र कर देगा बाहर के गोले की ओर। बाहर के गोले पर आवेश का मान इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और लगातार फुहार कंघी आवेश देती रहेगी, संग्राहक कंघी आवेश ग्रहण करती रहेगी, ग्रहण करके बेल्ट को खाली करके इधर आगे भेजती रहेगी, फिर ये बेल्ट यहाँ आकर फिर आवेश ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार ये लगातार आवेश अंदर के सतह को और अंदर की सतह से बाहर की सतह को, बाहर के गोले की बाहरी सतह को देती रहेगी। तो इस प्रकार से इस बाहर वाले गोले पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी और विभव का मान बढ़ता चला जाएगा उस सीमा तक जहाँ से इससे लीक ना होने लगे।
तो इस प्रकार से यहाँ हम अत्यंत उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत था और इसी के साथ हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं। आगे फिर अगर समय रहा तो वर्ष के अंत में पाठ्यक्रम जब रिवाइज करने हम लोग चलेंगे तो इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये कि स्थिर वैद्युतिकी की इस यूनिट के इस पाठ स्थिर विद्युत विभव और वैद्युत धारिता को हम लोग यहीं से समाप्त समझें। बाकी आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करते रहें और अगले वीडियो से अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे इसी में विद्युत में धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी करके एक दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते रहिए। धन्यवाद।